नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 68। सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। फोन पर कमलाकांत पिता प्रकाश के बारे में कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला झूठ मूठ के कोई किसी को कैसे फंसा सकता है? अगर ऐसा है तो उसके लिए कोर्ट कचहरी तो है। अगर पापा जी ने कोई गलत काम नहीं किया तो इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पापा जी कानून से घबरा गए तो यह बात साबित हो जाएगी कि पापा जी ने इतने सारे पैसे की गबन किए हैं। मगर सच झूठ में उलझने के बजाय हमें कोर्ट में केस फाइल करनी चाहिए, क्योंकि अगर पापा जी को निर्दोष साबित नहीं किया गया तो हम सभी लोगों के बदनाम होंगे। लोग हमें सवाल करेंगे जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होंगे। आखिर हमारा भी तो कोई फ्यूचर है। हमारे करियर में, हमारे भविष्य के जीवन में आपके द्वारा गबन किए गए प्रमाणित होने की स्थिति के परिणाम तो हमें भी भुगतने होंगे। आजकल के समय में 30 लाख रुपया की कोई महत्व नहीं रह गई है, और इस समय आपको ऐसे पैसे का भला क्या आवश्यकता रही होंगी। हम लोग तो अपने खर्च चलाने की बंदोबस्त खुद ही करते हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके हम अपने आर्थिक समस्याओं को खुद ही सुलझाने में लगे रहते हैं। ऐसे में आपको ऐसी किसी झमेले में जाने की जरूरत क्या थी? प्रकाश सोचने लगा। उनके बातों का सीधा सीधा मतलब है कि इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर खुलकर उनके बातों के मतलब निकाला जाए तो मैं ही जानबूझकर कंपनी के पैसे का गबन किया हूँ, जिस कारण ऐसा हुआ। मेरे साथ गबन के जो नाटक खेले गए वह नाटक नहीं सही है। ऐसा ही होता है। अब मेरा कहना कौन विश्वास करेगा, और विश्वास करेंगे भी क्यों? ऐसा ही होता है। सभी लोग अपना अपना ड्यूटी करते हैं, अपना अपना कर्तव्य करते हैं। फल की अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं होती है, और फल की अपेक्षा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी के नसीब में उचित फल नहीं होते। सभी को मीठा फल मिलेंगे ऐसा भी नहीं कह सकते। कभी कभी फल कड़वा भी निकल जाती है। प्रकाश सोचता है, कभी कभी अंजलि कहा करती थी कि बच्चों के पीछे पानी की तरह पैसा बहाने से भी क्या लाभ होंगे। यही बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो हमें नहीं पहचानेंगे, कहेंगे आपने हमारे लिए क्या किया। जो किया वह तो हर माता पिता करते हैं, वह तो हर एक माता पिता के ड्यूटी होती है। मगर मैंने ही अंजलि को बार बार समझाते रहा, तुम्हारी बात ठीक है अंजलि, मगर बच्चों को मझधार में तो नहीं छोड़ सकते ना। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाने को हमें पूरे मदद करने होंगे। आगे उनके खुद के अपने अपने नसीब है। अंजलि बार बार कहती रही, अपनी मनमानी मत करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय यही एक मकान के। प्राइवेट कंपनी के नौकरी के भला क्या भरोसा। बुढ़ापे में हम कहाँ पर किसके पास जाकर अपने लिए आश्रय मांगेंगे। अपने फंड पूरे खत्म कर दिए, ऑफिस से एडवांस भी ले लिए। अपने लिए एकमात्र सहारा जो बरसात में भीगने से, तेज धूप और ठंडी और गर्मी से बचाती है, यह छत, इसे भी तुम गिरवी रख रहे हो। क्या पता कब हमारा समय अचानक बदले, अचानक हमारे ऊपर कोई विपत्तियां आ जाए, कहना मुश्किल है। आगे छोटी सी पूर्वा बिटिया है, उसके हाथ पीले करने होंगे। दान दहेज ना भी दो फिर भी मान लो कि मान इज्जत की तो चिंता करने होंगे। ऐसा ना हो कि कल को सारा इज्जत नीलाम हो जाए। जवाब में प्रकाश कहता है, अरे अंजलि, तुम तो खामखा चिंता करती हो। जब तक मैं जीवित रहूं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दूंगा। हमारी बिटिया की या कहें तुम्हारे मान सम्मान को किसी भी तरह की आंच नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को बिक जाने की जरूरत क्यों ना पड़ जाए। अंजलि बड़ी भावुकता के साथ कहती है, तुम तो यही कहते रहते हो जैसा कि तुम कोई भगवान हो। कल को किसने देखा है? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें बस ने टक्कर मार दी थी। अगर टक्कर और बड़ी होती तो न जाने क्या हो जाते। मैं कितने बार कही कि नया न भी तो कम से कम एक पुरानी ही सही एक छोटी सी कार ले लो, ताकि छोटे मोटे एक्सीडेंट से तो बच सकते हैं। कम से कम प्राण हानि के डर तो नहीं रहेगी, वह भी तुम नहीं करते। प्रकाश समझते हुए कहता है,
अंजलि, मेरे अकेला के चलने के लिए तो यही स्कूटर काफी है। कार ज्यादा लोगों के एक साथ बैठकर कहीं जाने के लिए होती है, उसका कभी हमें जरूरत नहीं पड़ती। शहर में सभी कुछ अपने नजदीक मिल जाती है। कभी कभार एक साथ आना जाना तो कार किराए पर ले लेंगे या तो ऑटो रिक्शा ले लेंगे, उसमें एक्सीडेंट की खतरा भी कम होती है। अपने आप में कार ड्राइव करना कितना मुश्किल काम होती है वही समझते हैं जो लोग ड्राइव करते हैं। और रहा बात जीने मरने की, तो ईश्वर की मर्जी के आगे भला किसकी वश चलती है। प्रकाश सोचने लगा, आज अचानक हमारा नसीब इस कदर पलटी खाएगी किसे पता था। पूरे जीवन भर ईमानदारी के साथ काम करने का यही इनाम मिलेंगे पता नहीं था। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा मगर मेरा सब कुछ बिगड़ गया है। अब मैं फिर से शुरू करने को सोचूं वह भी संभव नहीं है। उम्र ढल गई है। इस अधेड़ उम्र में फिर से नए जोश के साथ काम में उतरना बहुत ही मुश्किल होगी। सबसे बड़ी बात है कि कौन सी काम में लग जाऊं। अगर बाबूजी के कहे अनुसार निर्णय लूं तो यहाँ से किसी दूसरे शहर की ओर रुख करना पड़ेगा। वहाँ जाकर नए सिरे से काम करने होंगे, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी होगी। मगर वहाँ पर जाकर नए रूप से घर किराए में लेकर नए रूप से काम शुरू करना, या तो हो सकता है कि कोई नए बिजनेस शुरू करने होंगे। हालांकि उसका कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, फिर भी धीरे धीरे बिजनेस जम जाएंगे या नहीं यह भी कहना मुश्किल है। मगर उस बिजनेस के लिए अपनी जमा पूंजी सारे खर्च करना क्या मुनासिब होंगे। यही 20 लाख रुपया केवल संबल है जो कंपनी के तरफ से दिए गए हैं। इसे तोड़कर बैठकर खाने में भला कितना दिन लगेंगे। मगर बिजनेस नहीं जमा तो फिर क्या करेंगे। और पूर्वा के खाते में हाथ डालना सही नहीं होगा। कौन जाने भविष्य में और कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना करने पड़ जाए। ऐसे में उसके भविष्य के लिए रखी गई पैसे को यथावत रखना ही उचित होगा। प्रकाश किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप अपनी किस्मत पर खुद रोता रहता है। वह किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता, अपना दिमाग को यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है। सोचता है, ऐसे तो बहुत से लोग हमारे परिचित हैं। जब मैं घूम घूम कर बहुत से कंपनी के मार्केटिंग का काम किया करते थे तब बहुत से लोगों से परिचय थे, मगर लंबे अरसे से उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हो सके क्योंकि जब से मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई कहीं बाहर आना जाना रहे भी तो भी कम है। जहाँ जहाँ पर नौकरी के दौरान जाया करता था वहाँ पर जाकर क्या करना। वह लोग बड़े बड़े कंपनी है, वहाँ पर रिक्वेस्ट करके नौकरी पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन उठेंगे कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। और वह लोग भी फोन पर विद्याधर एंड कंपनी को पूछेंगे कि यह आदमी का रिकॉर्ड कैसे है। और जहाँ तक उनके डायरेक्टर मंडोली की बात है, यह लोग मेरी प्रशंसा करने की बजाय बदनाम करेंगे। आथा वहाँ जाकर नौकरी ढूंढना या नए सिरे से मार्केटिंग का काम करना काफी मुश्किल विषय होगी। अपना खुद का बिजनेस हो तो अलग बात है, मगर इस वक्त ऐसा रिस्क लेना सही नहीं होगा। ऊपर से कोई भी बैंक फिर से मुझे बिजनेस करने को लोन नहीं देंगे, क्योंकि अब के परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है। मौका ढूंढते हुए अंजलि फिर से आकर प्रकाश के पैरों के पास बैठ गई और कुछ देर तक चुपचाप रहने के पश्चात धीरे से कहने लगी, पिताजी कह रहे थे कि मतलब कि अपने विचार रख रहे थे कि हमारे परिस्थिति पर विचार करते हुए हमें अब शहर छोड़कर किसी गांव में जाकर बस जाना चाहिए। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, लोग गांव छोड़कर शहर में आकर बसते हैं और हम लोग इतने दिनों तक शहर में रहकर अभी गांव में जाकर बसेंगे। क्या अंजलि गांव में रह पाएगी? क्या पूर्वा जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ती है वहां पर ऐसी कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। फिर वह भी कभी ना कभी कहेगी कि मेरे माता पिता कभी मेरी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिए, मेरी बारी आई तो गांव में चले आए। प्रकाश अपने ही मन में तरह तरह की बातें सोचता रहा कि तभी अंजलि फिर से कहने लगी, तुम सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा? जवाब में प्रकाश धीरे से कहता है, अभी इस समय शहर छोड़कर गांव में जाकर बसने की विचार हम लोग कैसे कर सकते हैं? लंबे समय से शहर में रहने के पश्चात क्या तुम सभी गांव में अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे?
पहले तो तुम लोग इन बातों पर गौर करो कि क्या ऐसा संभव हो पाएंगे। मैं तो कभी गांव में रहा हूँ, गांव के वातावरण मुझे मालूम है, मगर तुम और पूर्वा गांव के वातावरण तथा गांव के परिवेश से बिल्कुल अनजान हो। ऐसी अवस्था में क्या तुम लोग अपने आप को वहां के परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर पाओगे? काफी देर तक अंजलि चुपचाप रही और सोचती रही। प्रकाश की बात देखा जाए तो सही है, एकदम से वहां जाने के पश्चात हमें काफी मुश्किलों का सामना करने होंगे। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग वहां पर एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? फिर धीरे से कहने लगी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।